Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो कि यूजीसी नेट का जो अभी रिपीट एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2024 में, वो हम कर रहे हैं और ये इसका नाइन्थ पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 8 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं और अब ये हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो ये हमारी आज का 81 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसके बाद में हमारा एक पार्ट और आएगा यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर का, अगस्त के पेपर का। और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के, तो वो सारे ही क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पर पूछा गया है, हु अमंग दीज हैज़ डिवाइज्ड अ मेथड फॉर एक्यूरेट एज एस्टिमेशन बाय मीन्स ऑफ इंक्रीमेंटल लाइंस। तो इंक्रीमेंटल लाइंस का यूज़ करते हुए यहाँ पर आपके सामने 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिन्होंने एज एस्टिमेशन का मेथड दिया था बाय यूजिंग द इंक्रीमेंटल लाइंस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल लाइंस क्या होती हैं और कहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो ये जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं ये आपकी टीथ में अवेलेबल होती हैं, जो टीथ्स होते हैं उसमें अवेलेबल होती हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इंक्रीमेंटल लाइंस भी आपकी डेवलप होती हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो टीथ्स में इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं, जो कि जैसे कि आपने ट्रीज़ में देखा होगा, ट्रीज़ की अगर जो स्टेम होती है, स्टेम का अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कुछ सर्कुलर पैटर्न में आपको लाइंस नज़र आती हैं। तो वो जो लाइंस होती हैं वो भी उनकी ग्रोथ को, जो एज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। उसी तरह से टीथ में जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं ये भी आपका एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। और ये मेथड के बारे में किसने बताया था? ये मेथड के बारे में साइंटिस्ट थे बॉयड, इन्होंने बताया था और इन्होंने इसका जो नाम दिया था वो नाम दिया था बॉयड्स लॉ। तो एज पर बॉयड्स लॉ एज एस्टिमेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल लाइंस जो कि टीथ्स में अवेलेबल होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब ये जो बॉयड लॉ होता है ना, इसको बहुत डिटेल में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर बताया भी था कि बॉयड लॉ इम्पॉर्टेंट है, तो उसको याद ज़रूर से करिएगा। अब क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हुआ है बट इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर में आप अगर देखोगे जाके तो वहाँ पर इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज आपको ज़रूर से मिलेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ हर बार कि जब भी कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो उसको बहुत डिटेल में करिए, उसके आसपास का जितना भी आप कंटेंट ले सकते हो उस हर एक चीज़ को आप वहाँ से ग्रैब कर लो। अब यहाँ पर अगर देखें तो बॉयड जो थे एक पर्सन है जिनको कि एक्यूरेट एज एस्टिमेशन थ्रू स्टडी ऑफ इंक्रीमेंटल लाइन इन डेंटल टिश्यूज़ में जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं उसकी स्टडी करके एज का एस्टिमेशन करने का एक मेथड दिया था। इस मेथड को इन्होंने नाम दिया था बॉयड्स लॉ। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर जो डेंटल टिश्यूज़ हैं वहाँ पर तो लाइंस को देखेंगे देखेंगे, साथ में जो सीमेंटम होता है, सीमेंटम क्या है? हार्ड टिश्यू होते हैं जो कि कवर करते हैं रूट्स की टीथ को। तो ये आपके जो सीमेंटम होता है यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं। एंड ये जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं सिमिलर होती हैं, जैसे कि ग्रोथ रिंग आपको देखने को मिलती है ट्रीज़ के अंदर जैसे कि आपको ग्रोथ रिंग मिलेगी देखने को। जैसे आप अगर सर्कुलर जो ट्री है उसकी टीएस काटो सर्कल में तो इसके अंदर आप देखोगे कई सारे अलग अलग सर्कल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सर्कल होते हैं, तो जितने सर्कल होते हैं वो बताता है कि जो पेड़ है उसकी कितनी एज हुई होगी। जैसे कि अगर 3 रिंग है तो 3 ईयर्स हुए होंगे, 2 रिंग है तो 2 ईयर्स हुए होंगे। इस तरह से ये आपका काम करता है। सेम वही पैटर्न पे जो आपके टीथ्स होते हैं, जो डेंटल टिश्यूज़ होते हैं, जो सीमेंटम वाला पार्ट होता है आपके टीथ्स में, तो उसमें जो लाइंस अवेलेबल होती है, इंक्रीमेंटल लाइंस अवेलेबल होती हैं, वो आपकी एज एस्टिमेशन के लिए हेल्प करती हैं बॉयड्स लॉ के अकॉर्डिंग। एंड ये जो ट्रीज़ में जैसे कि बताया कि एनुअली ये डेवलप करती हैं, इसी तरह से आपका इंक्रीमेंटल लाइंस भी होती हैं। और ये जो टेक्निक है स्पेशली जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी होती है वहाँ पर हम एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एज एस्टिमेशन के लिए फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में
एज एस्टिमेशन के पर्पस से हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ये मेथड को यूज़ करते हैं। और जो स्केलेटल रिमेन्स अगर हमको मिल रहे हैं वहाँ पर भी अगर हमको डेंटल टिश्यूज़ या टीथ्स मिल रहे हैं वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज। तो इनमें से कौन सी रेस्टिंग या फिर इनएक्टिव स्टेज होती है इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में। और यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं एग स्टेज है, फिर एडल्ट स्टेज है, प्यूपा है और लार्वा है। तो जो एग है वो तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, तो यहाँ पर रेस्टिंग जैसा तो कोई मैटर ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एडल्ट स्टेज जहाँ पर जो एग से बेबी था वो आपका एडल्ट बन चुका है, तो यहाँ पर भी रेस्टिंग स्टेज जैसा कुछ मतलब नहीं, तो एडल्ट भी नहीं हो सकता। बचे दो, प्यूपा और लार्वा। तो जो प्यूपा होता है और अगर लार्वा की बात करें तो लार्वा भी जो है एक तरह की रेस्टिंग स्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार्वा वाली स्टेज में जो भी इंसेक्ट होता है वो अपने अराउंड एक कवरिंग क्रिएट कर रहा होता है अपने सलाइवा का यूज़ करते हुए। तो उसके बाद में आपका बनता है प्यूपा, यानी कि जो कवरिंग बन रही होती है, तो कवरिंग जब पूरी तरह से फाइनल हो जाती है और जो आपका एग जो लार्वा होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है वो प्यूपा स्टेज में होता है। तो प्यूपा एक तरह की आपकी रेस्टिंग स्टेज होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है वहाँ पर जो प्यूपा स्टेज होती है ये रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज कहलाती है। जो प्यूपा स्टेज है ये रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज है, और इस टाइम पर जो इंसेक्ट होता है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में जाता है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है लार्वा का एडल्ट फॉर्म में। तो जब लार्वा का एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज कहलाती है, और ये एक तरह की रेस्टिंग या फिर इनएक्टिव स्टेज होती है जिसको हम प्यूपा नाम देते हैं। प्यूपा जो है टिपिकली नॉन फीडिंग है, क्योंकि ये फीड नहीं करता है इसीलिए हम इसको इनएक्टिव फेज बोलते हैं, और इसीलिए इसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह की फीडिंग नहीं होती है, कोई भी तरह का इन्वायरमेंटल कांटेक्ट नहीं होता है, बस उसका मेटामॉर्फोसिस उसका कन्वर्जन हो रहा होता है उस टाइम पर। और यहाँ पर जो इंसेक्ट होता है वो इनकेस होता है, एक उसके ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको कोकून या फिर क्राइसेलिस ये नाम इसको देते हैं। तो ये एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि आपकी कवर करता है इंसेक्ट को बाहर बाहर से। वाइल यहाँ पर कुछ इंटरनल चेंजेस इस टाइम पर आ रहे होते हैं लार्वा में। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर कह रहे हैं द ट्विस्ट रिक्वायर्ड इन कैलिबर्स इक्वल्स 150 डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द बुलेट। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर कह रहे हैं ट्विस्ट रिक्वायर्ड इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ बुलेट। तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो ये हो जाता है आपका ग्रीन हिल्स फॉर्मूला। जो ग्रीन हिल्स फॉर्मूला होता है वो आपका ये फॉर्मूला बनता है जो ट्विस्ट है इक्वल्स टू 150 बाय बुलेट की लेंथ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ड्यू पॉइंट्स फॉर्मूला, तो जो ड्यू पॉइंट्स फॉर्मूला होता है ये कंपनी का जो बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको देखने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपके इसमें नहीं यूज़ होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हिल ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख भी लेते हैं। जो ग्रीन हिल फॉर्मूला होता है ये ट्विस्ट रेट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करा। तो ट्विस्ट रेट का क्या मतलब होता है कि जो भी बुलेट है जब वो बैरल के अंदर ट्रैवल कर रही है तो उसमें राइफलिंग क्या है, किस तरह की है, तो उस अकॉर्डिंग ही बुलेट को एक ट्विस्टिंग मिलेगी। तो वो ट्विस्ट रेट को फाइंड आउट करना है। जो फॉर्मूला हो जाता है ट्विस्ट रेट टी इक्वल्स टू 150 इंटू लेंथ ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द बुलेट। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन जो था इसमें कह रहे थे 150 डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द बुलेट, तो ये थोड़ा सा आई थिंक गलत है क्योंकि लेंथ नहीं होती है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द बुलेट एंड डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ द बुलेट। तो इस तरह से कुछ बनता है इसमें। अब एग्जैक्टली क्या है ये करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसमें नहीं पता, बट हाँ जो ग्रीन हिल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है ना ये है, तो कुछ क्वेश्चन में आई थिंक गड़बड़ है। अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं a concentrated extract of the urine stain may give a characteristic smell due to dash evolved by bacterial degradation of urea। तो इसमें से कौन सा है जो कि यूरिया का जब हम बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो रहा होता है जिसमें आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, तो वो किसकी वजह से होती है? तो जो अमोनिया होता है इसकी वजह से एक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है जो कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये कैसे होता है यहाँ पर आप देख लो, जो यूरिया है ये यूरिएज बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा और ये डिग्रेड हो जाएगा अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो अमोनिया होता है यही मेजर कंपोनेंट होता है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर क्रिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर कह रहे हैं आफ्टर सेसेशन ऑफ सोमेटिक डेथ टिश्यूज एंड सेल्स सर्वाइव फॉर अ वेरिंग पीरियड डिपेंडिंग अपॉन। तो जो सिसेशन होता है सोमेटिक डेथ का, टिश्यूज का, सेल्स का, तो वहाँ पर जो अलग अलग टाइम पीरियड रहता है ना, तो वो किस बेस पर रहता है? तो वो आपके टिश्यूज़ में, सेल्स में ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, उसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर जैसे कि जो सेल है उसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर है, उसका जो सेल रेस्पिरेशन अगर उसको करना है तो कितनी क्वांटिटी की ऑक्सीजन वो लेगा तो उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बॉडी के अंदर कितनी ऑक्सीजन अभी अवेलेबल है, क्या प्रोसेस है एटीपी को जनरेट करने का, जहाँ पर ऑक्सीजन अगर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं तो उनकी डेथ जल्दी हो जाएगी, बट अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उस अकॉर्डिंग उसमें कम मतलब जल्दी या देर से प्रोसेस ये होती है। अब जिन टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है जैसे कि ब्रेन हो गया या हार्ट हो गया, ये आपके शो करते हैं इरिवर्सिबल डैमेज, ज़्यादा जल्दी शो करते हैं क्योंकि टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा आपका इरिवर्सिबल डैमेज को शो करते हैं। अब यहीं पर जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, तो वो सस्टेन करते हैं सेल्स को फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट, जो कि कॉज करते हैं सेल्यूलर डैमेज को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहे हैं एल्कीन्स जब रिएक्ट करती हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, तो एल्कीन्स प्लस वाटर जब ये रिएक्ट करेंगी तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब एल्कीन्स और कोई भी वाटर किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो कोई भी एल्कीन जब वाटर से एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर आपका अल्कोहल बनेगा। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब एल्कीन्स रिएक्ट करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट, जहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हाइड्रेशन कहलाती है, एंड जो रिएक्शन ये होती है इन्वॉल्व करती है एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन टू फॉर्म एन अल्कोहल। अल्कोहल यहाँ पर बनता है किस तरह से, पूरा यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चार्ट इज यूज्ड टू स्टडी शेप ऑफ मेजरिंग द एक्सेस ऑफ सैंडी पार्टिकल्स। जो सॉइल में सैंडी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं उनकी एक्सेस को मेज़र करने के लिए, जो शेप होता है उसको मेज़र करने के लिए इनमें से कौन सा चार्ट है जो कि यूज़ करा जाता है, और यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है मुंसिल सॉइल कलर चार्ट। तो ये तो बेसिकली कलर के लिए होगा, सॉइल में जो अलग अलग कलर्स होते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए होगा, तो ए तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ए जहाँ जहाँ पर है उसको आप एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही चले गए। इसके बाद में जो क्रोमीन राउंडनेस चार्ट है, तो राउंडनेस एक तरह का शेप बता रहा है, तो बी बिल्कुल होगा। सी में कह रहे हैं होल्डिंग कैपेसिटी, तो होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जो सॉइल है
उसमें वाटर को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, ज़्यादा कंटेन कर सकता है, कम कंटेन कर सकता है, कम एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई। तो ये चीज़ भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ पर सी है उसको भी आप हटा दो, बचा सिर्फ एक ऑप्शन नंबर 3। बाकी देख भी लेते हैं। डी में कह रहे हैं सॉइल रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इंफॉर्मेशन चार्ट, जहाँ पर जो सॉइल है उसकी रेजिस्टेंस की बात होगी, वो किन किन चीज़ों के अगेंस्ट रेजिस्टिव है। बाकी ई में कह रहा है पावर कंपैरिजन चार्ट। तो पावर कंपैरिजन यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उनके कंपैरिजन की बात हो रही, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बी एंड ई जो है ये सैंडी सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके शेप को मेजर करने के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि जो क्रोम्बियन राउंडनेस चार्ट होता है ये शेप एंड राउंडनेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, स्पेशली जो सैंडी पार्टिकल्स होते हैं उनके जो शेप है, जो राउंडनेस है, उसको बताने के लिए यूज़ करा जाता है। ये चार्ट हेल्प करता है अगर कोई भी एंगुलर या राउंडेड पार्टिकल्स हैं तो उनको स्टडी करने में, अंडरस्टैंड करने में कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, उसकी परमेबिलिटी एंड जो बिहेवियर है सॉइल मैकेनिक्स का, ये सब कुछ स्टडी करने में हेल्प करता है। पावर कंपैरिजन चार्ट की बात करें तो पावर कंपैरिजन चार्ट जो होता है पार्टिकल शेप की एनालिसिस में हेल्प करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेडिमेंटोलॉजी एंड सॉइल स्टडीज, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग एक्सिस, जो एक्सिस एंड जो पार्टिकल के शेप होते हैं इसको आपका स्टडी अगर करनी होगी तो हम पावर कंपैरिजन चार्ट को यूज़ करेंगे। एंड ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका इलोंगेशन, स्फेरिसिटी एंड ओरिएंटेशन जो है इसको भी स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुनसिल सॉइल चार्ट, तो ये कलर को डिफ्रेंशिएट करेगा। होल्डिंग कैपेसिटी बता चुकी हूँ, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की बात हो रही है। और सॉइल रेजिस्टिविटी इंफॉर्मेशन चार्ट यानी कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है सॉइल की, जो ज्योमेट्रिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है सॉइल की उसको स्टडी करने में हम जो यूज़ करेंगे वो होगा आपका सॉइल रेजिस्टिविटी इंफॉर्मेशन चार्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूरी स्लाइड में जो कुछ इम्पोर्टेंट है पूरा हाईलाइटेड भी है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आसान है, डेफिनेटली बहुत आसान है, लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं हिट एंड रन केसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करे जाते हैं, और यहाँ पर ये प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है हिट एंड रन केसेस में। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, ये आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई भी क्राइम सीन पर विजिट करोगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो भी क्राइम सीन है वहाँ की क्या हालत है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अगर जो विक्टिम है वो वहीं पर अवेलेबल है तो उसको देखना पड़ेगा उसमें इंजरी कितनी हुई है, क्या हुआ है, बचने की कंडीशन है कि नहीं है। अगर है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, अगर नहीं है फिर आगे उस हिसाब से प्रोसीड करा जाएगा। तो क्योंकि सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जो विक्टिम है उसका एग्जामिनेशन करना, उसमें नेचर ऑफ इंजरी वगैरह क्या है इसका एग्जामिनेशन करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। ए के बाद बी लग गया। अब जब ये सब कुछ हो गया फिर हम जो क्राइम सीन है उसकी फ़ोटोग्राफी कर लेंगे, और फोटोग्राफी करने के बाद में जो स्किड मार्क्स व्हीकल के होंगे उसको हम देखेंगे, उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस बन गया ए बी डी एंड सी, तो ये आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ पर वही पूरा सीक्वेंस अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में जो स्टैंडर्ड एनालिटिकल प्रोसीजर है विच इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ अ पेंट सैंपल। पेंट सैंपल का अगर आपको एग्जामिनेशन करना होता है तो उसका जो करेक्ट एनालिटिकल प्रोसीजर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड एनालिटिकल प्रोसीजर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है, मतलब 5 आपके बताए गए हैं, ये एग्जामिनेशंस होते हैं। अब आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो कि ये हमको बताएगा कि जो भी आपके पास पेंट की लेयर मिल रही हैं तो वो उसमें जो ऊपर ऊपर जो कुछ भी दिखने वाला है वो, और जो भी एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो
एक रफ आइडिया आपको ऊपर से देखने पर मिलेगा, वो आप करोगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। उसके बाद में हम करते हैं FTIR एनालिसिस, जहाँ पर हम चेक करते हैं जो भी केमिकल्स होते हैं उनकी एनालिसिस हम करते हैं। जो पेंट को बनाने में जो जो केमिकल्स यूज़ हुए हैं उन सब की एनालिसिस होगी। उसके बाद में प्राइमर कलर कोडिंग होगी, यानी कि जो प्राइमर उसमें अवेलेबल है पेंट के अंदर उसकी हम फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद में पेंट का डेटा सेट की हम इंक्वायरी करते हैं, यानी कि उसमें जो जो केमिकल्स मिले हुए हैं, जो जो प्राइमर मिले हुए हैं, उनके सबके क्वांटिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम पेंट डेटा सेट क्वेरी में काम ही करते हैं। और इसके बाद में हम टॉप कोड कलर कोडिंग करते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस बन गया AECD तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जहाँ पर हम सैंपल को एनालाइज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर का हम एनालिसिस करते हैं। ये हेल्प करता है हमको आइडेंटिफाई करने में डिफरेंट पेंट की लेयर्स, जैसे कि प्राइमर हो गया, बेस कोट हो गया और टॉप कोट हो गया, जो कि पेंट की अलग अलग लेयर्स होती हैं। इसका एग्जामिनेशन हमको करना है तो हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद में हम FTIR करेंगे। FTIR होता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक तरह की आपकी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस होती है, जहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पेंट सैंपल। जो पेंट सैंपल है उसका हम केमिकल कॉम्पोजिशन की एनालिसिस करते हैं। इसके बाद में जब केमिकल एनालिसिस हो गई, फिर हमको करनी होती है प्राइमर कोडिंग, प्राइमर कलर कोडिंग, जो कि हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो प्राइमर की लेयर्स हैं उनके कलर के बारे में। जो अलग अलग प्राइमर्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसके कलर के बारे में हमको ये हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। और ये हमको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता है कि जो पेंट है वो किस टाइप का है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, जो कि जैसे कि बेस लेयर हो गई, टॉप लेयर हो गई, तो ये अलग अलग लेयर्स जो होती हैं इनकी भी इंफॉर्मेशन हमको ये प्राइमर कलर कोडिंग जो एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पर हमको मिलती है। इसके बाद में जब हमने प्राइमर के कलर को आइडेंटिफाई कर लिया, इसको अच्छे से देख लिया, फिर हम करते हैं क्वेरी अ पेंट डेटा सेट। ये जो है इन्वॉल्व करता है क्रॉस रेफरेंसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंट सैंपल सच एज केमिकल कॉम्पोजिशन, लेयर स्ट्रक्चर एंड कलर कोडिंग विद अ डेटाबेस नोन टाइप्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेशंस। इसके बाद में लास्ट में टॉप कोड कलर कोडिंग होती है, जो कि जो टॉप कोट होता है यूजुअली विजिबल लेयर होती है, एंड ये फाइनल इम्प्रेशन होता है कोई भी पेंट का। तो जो विजुअल इम्प्रेशन आपको मिल रहा होता है तो वो आपको टॉप कलर कोडिंग में मिलेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है, इस तरह से आपको पेंट के एनालिसिस करते टाइम पर स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ दी अंडर मेंशन कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी अ माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग। तो इनमें से कौन सा माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो आपका एसिटोएमिनोफेन है। एसिटामिनोफेन है, ये आपका माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग होता है। बाकी सबकी अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीकोडोन है ये आपका स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जो कि पेन किलर होता है। तो पेन किलर होता है ऑक्सीकोडोन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग ओपियोइड है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रेमेडोल जो है ये आपका वीक ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, जो कि एक मॉडरेट एनाल्जेसिक है। कोडीन जो है ये माइल्ड टू मॉडरेट ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, एंड ये कॉम्बिनेशन होता है पेन रिलीवर्स का सच एज एसिटोएम्फिन एंड एस्पिरिन, और माइल्ड होते हैं ये। एसिटोएमिनोफेन की बात करें तो ये भी माइल्ड एनाल्जेसिक होता है, ये माइल्ड एनाल्जेसिक है। बाकी सब क्या थे, ओपियोइड एनाल्जेसिक। बट जो आपका एसिटोमिनोफेन है ये आपका एनाल्जेसिक है, ये ओपियोइड नहीं है। एंड कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट माइल्ड पेन सच एज हेडेक्स, टूथ एक्स एंड मसल एक्स। अगर दांत में, मसल्स में या हेड में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में माइल्ड पेन की तरह पर आपका एसिटोमिनोफेन काम करता है।
and often recommended for general pain relief and is available over the counter without the risk of addiction or significant side effects that are seen with opioid analgesics. Acetaminophen is widely considered the first line treatment for mild pain. अगर कोई भी हल्का दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले यही आपका दिया जाता है। एंड इट इज़ ये जो है आपका एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ओपियोइड से एसोसिएट नहीं करता है, ये सेफेस्ट होता है इसी वजह से। एंड कॉमनली यूज़ भी करा जाता है जो कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। तो एसिटोमिनोफेन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए। एसिटोमिनोफेन आपका माइल्ड एनाल्जेसिक है जिसमें ओपियोइड अवेलेबल नहीं है, नॉन ओपियोइड है, और ये माइल्ड पेन रिलीफर्स के तौर पर काम करता है। हेडेक्स, टूथेक्स एंड मसल एक्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है माइल्ड पेन की कंडीशन में, और ये आपका सेफेस्ट होता है एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। बाकी कोडीन आपका माइल्ड टू मॉडरेट ओपियोइड है, ट्रेमेडोल वीक ओपियोइड है, और ऑक्सीकोडोन पर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो कि आपका पावरफुल पेन किलर है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर से, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं आज के वीडियो में। सो अभी हम 10 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, नीचे आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप इन सभी जगह पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी वेबसाइट पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके स्टडी पर्पस से विजिट ज़रूर से करिएगा। फेसबुक पर भी विजिट करके देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो अभी करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।